ओके गाइज, सो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये दुनिया है कैसी, दिखती कैसी है और हम इसको समझेंगे कैसे। मैं आपको यहाँ पर एमएमसी का स्टार्टअप बताना चाहता हूँ जिसके अंदर फेज़ 1 हम शुरू करेंगे। फेज़ 1। और देखो, वैसे बेसिकली मैंने इनको फेज़ में बांटा नहीं है, डायरेक्ट आपको वीडियोस शो हो रही होंगी, बट आप इनको जनरली फेज़ में बांट सकते हो। 22 फेज़ है, उनको मैंने टोटल एक साथ कंबाइन कर रखा है। तो जहाँ तक फेज़ 1 ख़त्म होगा उसके बाद के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं फेज़ 2 से लेके फेज़ 22, वो आपको टोटल एक वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, वो सीरीज़ वाइज नहीं है, मतलब सीरीज़ वाइज मैंने फेजेस के नेम नहीं डाला है, लेकिन आप वहाँ से देख सकते हो उनको। यहाँ हम बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जंगल। देखो, थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके लिए माफ़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। सो ये जो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम उस दुनिया की बात करेंगे जहाँ पर हमारा मनी, यानी कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है। तो मनी इन्वॉल्व होता है तो हम उसको सबसे पहले मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट आपकी एक गैलेक्सी की तरह होती है। गैलेक्सी, ये आपकी एक गैलेक्सी की तरह होती है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इस मनी मार्केट के अंदर ये फाइनेंशियल मार्केट आती है। और अब इसको बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी, मतलब हमारी मिल्की वे, इसके अंदर कई सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, उन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ, यानी कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी। तो हम फाइनेंशियल मार्केट को बोलते हैं अर्थ। इसी तरीके से कई सारी मार्केट है मनी मार्केट में, जैसे बैंकिंग मार्केट, जिसे हम लोग बैंक मार्केट भी बोलते हैं। आप बैंकिंग भी बोल सकते हो उसको, बैंकिंग। बैंकिंग सबसे बड़ी होती है तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ सन। ठीक है, इसी तरीके से मनी मार्केट में दूसरी मार्केट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाउसिंग मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट। आप इसको हाउसिंग मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हाउसिंग मार्केट हमारी ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, ये सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इसके मुकाबले, लेकिन ये इतनी भी बड़ी नहीं है, बट फिर भी हम इसको सेकंड नंबर पे मानते हैं, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ जुपिटर। जुपिटर। इसी तरीके से और मार्केट होती है, जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट मार्केट के बारे में, और भी कई सारे इसके अंदर मार्केट्स बेसिकली। जैसे एक मार्केट होती है हमारी, आप कंट्री वाइज अगर आप देखोगे तो सी है, जैसे आपका समुद्र है, एक समुद्र भी आपका एक तरह से जो होता है मार्केट। और अब समुद्र और पानी किसके अंदर है? देखा जैसे कि हमारे पास नेपच्यून है, चलो वो थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड हो जाएगा, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको, समझे नहीं अभी भी। ठीक है, तो ये कई सारी पैसे, ये वो चीज़ें जहाँ पर हमारी बेसिकली पैसे को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, फ्लो किया जाता है, ये उन जगहों के नाम। ठीक है, जैसे हमारी गैलेक्सी में कई सारी चीज़ें फ्लोट करती रहती है ना सन के चारों तरफ, इस तरीके से आप इनको कहते हैं। लेकिन सन भी यहाँ पर एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट यानी कि मनी मार्केट का हिस्सा है। मनी मार्केट का एक हिस्सा है सन। सन के चारों तरफ ये लोग घूमते हैं, क्योंकि बैंक से पैसा निकलेगा तो वो हाउसिंग मार्केट में चलेगा, इसलिए मैंने इसको सन बोला है। बैंक का मतलब सन, बैंकिंग। अगर हम कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली हम बैंक से निकाल के करते हैं।
तो इसलिए मैंने बैंक को सन बोला है। सन के चारों तरफ सारी मार्केट घूमती है, जितने प्लैनेट्स हैं उतने तरह की मार्केट्स होती है। सो इसमें से सबसे जो बड़ी मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट होती है, जिसे मैंने अर्थ के नाम से बोला है। यहाँ पर आप कह सकते हो जुपिटर जो मैंने बोला है वो बेसिकली गैस का गोला है। वो दिखता बड़ा है लेकिन वो बड़ा है नहीं सरफेस एरिया के हिसाब से, बड़ा हम अर्थ को ही मानेंगे फिलहाल के लिए, आप ये समझो, ठीक है। और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं, जिनमें से मैं एक और मार्केट आपके बारे में बात करता हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑयल, जिसे आप ऑयल मार्केट कह सकते हो। ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो ये ऑयल मार्केट वैसे फाइनेंस में भी आती है, लेकिन उसको अलग से कहते हैं। ये ऑयल मार्केट किसके नाम से है? मार्स के नाम से। ऑयल का मतलब है ईंधन। मार्स आने वाले टाइम में ईंधन की तरह काम कर रहा है। ईंधन मतलब एक लिविंग एरिया, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी स्पेस शटल कंपनीज क्या कर रही हैं, मार्स पे जाके जीवन ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो इसको ईंधन की तरह यूज कर रहे हैं ताकि इंसान आगे वाले टाइम में वहां रह सके। तो ये ऑयल मार्केट भी अलग होती है। ऑयल यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे क्रूड ऑयल है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वो सारे होते हैं। फिर मार्स पे जाके भी इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाएगा, फिर यहाँ आके बेचा जाएगा, जैसे भी होगा वो आगे। लेकिन ये मार्केट्स में आती है, ये भी मनी मार्केट का हिस्सा है। अब इन सभी में से देखो, मैं सभी को पढ़ा सकता हूँ आपको, आई नो एवरी ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इट। तो इनमें से मैंने अभी तक सिर्फ मैंने बताया कि मैंने एमएमसी को सिर्फ 60% ही रिवील कराए। तो ये बाकी की जो मार्केट्स हैं ये बाकी के 40% में आती है। बैंकिंग मार्केट कैसी है, वहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है बैंक्स को, बैंक में कैसे ट्रेड की जाती है, ठीक है। बैंक का अलग सिस्टम होता है, ठीक है। हाउसिंग मार्केट अलग होती है जिसमें रियल एस्टेट्स आती हैं। ऑयल मार्केट अलग होती है जिसमें ऑयल्स आते हैं, क्रूड ऑयल्स आते हैं, और भी अलग तरीके की फिजिकल फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हम उस चीज़ को बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये वो चीज़ जो हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करती है दिखने में, लेकिन सामने होती है। फाइनेंशियल मार्केट में जो अर्थ है, अर्थ के बाद हमारे पास इसमें आप कह सकते हो कि कई सारे पार्ट्स आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में कई सारे पार्ट हैं जहाँ पर हमें ये दिखते हैं, तो हम इन पार्ट को एज ए कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सॉरी, मैं इसको कर्सिव में लिखता हूँ। कॉन्टिनेंट्स यानी कि जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हमारे पास? एशिया। एशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर रशिया, इंडिया, चाइना, जापान ये सब आते हैं। ये एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है बेसिकली। अब फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? वो सबसे बड़ा डिजिटल फॉर्म ऑफ एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा फ्लोट करता है। वो कौन सी मार्केट है? द फॉरेक्स मार्केट, जिसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग फॉरेक्स मार्केट कहते हैं। ये सबसे बड़ी मार्केट है। उसके बाद आता है आपके पास में अफ्रीका, ठीक है। लाइक मैं बात करता हूँ अफ्रीका की, तो अफ्रीका मतलब यहाँ पर आपके सामने आती है वो कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। ये भी बहुत बड़ी करेंसी बेसिकली आप कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है हमारे पास, लाइक साउथ अमेरिका, और इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ये भी बहुत बड़ी है। जैसे अमेरिका बहुत सुपर पावर है, इसकी करेंसी की बहुत वैल्यू, इसलिए मैंने इसको साउथ अमेरिका को स्टॉक मार्केट में बोला।
उसके बाद आती है हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। यही होते हैं ना, देखो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ करना, बट कॉन्सेप्ट को समझना। हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हो जाए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्थ अमेरिका मतलब कमोडिटी मार्केट्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट आती है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है ये भी, तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मार्केट में। ठीक है, तो ये आपके मेजर मार्केट्स हैं जिनमें हम लोग बात करेंगे। और भी होते हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप यही समझिए। जैसे हमारे पास मैं एक और आपको बता सकता हूँ, चलो मैं एक और लास्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक, लास्ट हमारी है यूरोप। ठीक है, और ये होती है हमारे पास ऑप्शंस, जिन्हें हम लोग ऑप्शन मार्केट बोलते हैं। ये अलग तरह की मार्केट है, इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब सोचो मैंने से यूरोप में क्यों रखा, अभी हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ एक एक लेटर लिखा हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक में भी हो सकती है, लेकिन एक एक लेटर लिखे हुए के पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। आपको सारे कॉन्टिनेंट पता चल गए। अर्थ के अंदर ये कॉन्टिनेंट है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये कॉन्टिनेंट है, और इस तरीके से मैंने इनको डिवाइड करा हुआ। अब इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज हैं, इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज हैं जैसे, और इन कंट्रीज के अंदर ही हमारी सारी चीजें यूज होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं कमोडिटी मार्केट के बारे में, तो इसके अंदर जो कंट्री है, इनके अंदर कंट्रीज आती हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, और इसके अंदर कंट्रीज आती हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि प्लेटिनम, तो ये हमारी सारी कंट्रीज होती हैं। ठीक, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर कंट्रीज होती हैं, जैसे शेयर्स, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। जैसे ऑप्शंस, ऑप्शन मार्केट होती है, इनकी अलग होती है। जैसे आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये सारे आपके कंट्रीज हैं। फॉरेक्स मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट में एक और चीज ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें, फ्यूचर्स, फ्यूचर्स मार्केट होती है। ठीक है, और भी ऐड करना चाहें और भी कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स, इंडिसेस, सिंगल ये प्लूरल है। फॉरेक्स मार्केट में होते हैं जैसे कि आपके पास में स्पॉट, डेरिवेटिव, ठीक है, प्रोफर्म, इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट में आपकी होती है, लाइक इनके अंदर भी सेम होता है, इसे भी आप सेम स्पॉट, फ्यूचर्स, इनके अंदर भी फ्यूचर्स होते हैं। ठीक है, फिर आप इसको
लेजर भी ऐड कर सकते हो, लेजर वॉलेट बोलते हैं एक तरह से, लेजर क्रिप्टो, इसमें हम फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है हमारे पास NFT मार्केट, द नॉन फंजिबल टोकन, और भी बहुत सारी होती है। ऑप्शन मार्केट में आपके पास आते हैं OTC मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट, OTC मार्केट स्पेशल आर्ट्स के लिए होती है। इसके बाद आते हैं आपके पास में बाइनरी ऑप्शंस, ओके। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर कोई भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो गए, गवर्नमेंटल शेयर्स जो होते हैं, और भी बहुत सारे, ये सारे इनकी कंट्रीज हैं, सबका अपनी अलग अलग दुनिया है, जिन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। दिस इज जस्ट ए रेप्लिकेशन, जिसे आप बोल सकते हो कि इस तरीके से हमारे सामने ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल मार्केट की कंट्रीज है। अब इन कंट्रीज में एक लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है सबसे ज़्यादा। साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादातर ब्राज़ील है, मैक्सिको है तो वहाँ मैक्सिकन, ब्राज़ीलियन, पुर्तरिको में आप पुर्तगाल कह सकते हो, वहाँ पर भी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज हैं। एशिया में हिंदी बोलते हैं, रशियन बोलते हैं, पोर्चुगीज़ बोलते हैं, ठीक है, चाइनीज़ बोलते हैं, जापानीज़, कोरियन आप कह सकते हो, और सिंगापुरियन बोलते हैं। तो यहाँ कई सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। थाईलैंड भाषा भी, थाई भाषा भी बोली जाती है। उसके बाद जैसे हमारे पास अफ्रीका है तो यहाँ पर अफ्रीकन लैंग्वेज बोली जाती है। युगांडा है, ठीक है, इजिप्ट है, यहाँ पर इजिप्शियन लैंग्वेज होती है। एंड यहाँ पर आप बेसिकली कह सकते हो कि यहाँ इस्लामिक कंट्रीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है लाइक यूरोप में आपकी यूरोपियन लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी है, जर्मन है, पोलैंड है, पॉलिश है, ठीक है। इसी तरीके से सब कंट्रीज़ का अपना अपना लैंग्वेज आप कह सकते हैं। मोनाको है, मोंटे कार्लो है, ठीक है, और रॉथस्चाइल्ड है, म्यूनिक है, ऑस्विच है, बहुत सारी जगह हैं, इन सब में अपने अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आप इंग्लिश भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी, ऑसी भी है, वहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। तो हर जो है आप कह सकते हो हर कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज है सबके अंदर अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बाकी सब में सेम है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, आप किसी भी जगह पे चले जाओ आपको इंग्लिश तो हर जगह ये होगा कि कोई ना कोई पहचान ही लेगा। कुछ कंट्रीज है जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वहाँ पर भी अपनी निजी लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो लेकिन हमारी मार्केट की दुनिया में इंग्लिश नहीं बोलता कोई भी, यहाँ अलग तरीके की लैंग्वेज चलती है। तो इन सारी मार्केट्स में जो लैंग्वेज है, जितनी भी ये आपकी कंट्रीज हैं, इन सब कंट्रीज में एक लैंग्वेज हम बोलते हैं, ठीक है। जितनी भी ये कंट्रीज हैं बेसिकली, जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं इन सब में एक लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और ये लैंग्वेज होती है हमारी, मैं लिख देता हूं यहां पर, लाइन चार्ट, ओके, बार। यहां पर इन सब की वैल्यू बताएगा ना कोई। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, तो जैसे मैं किसी भी गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की बात करूँ, किसी इंडेक्स शेयर इक्विटी की बात करता हूँ, किसी ऑप्शन, फ्यूचर, आईपीओ की बात करता हूँ, किसी स्पॉट फॉरेक्स मार्केट, कोई भी हो सकता है, डेरिवेटिव हो सकता है, प्रॉप फर्म हो सकती है, बेसिकली आपकी क्रिप्टो मार्केट में कोई भी स्पॉट, यानी कोई बिटकॉइन, क्रिप्टो, कुछ भी, इन सब में लैंग्वेज बोली जाती है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए इनका प्राइस होता है, इनकी वैल्यू होती है, इनकी रिप्रेजेंट की जाती है। तो बार, कैंडल्स, हाइकिनाशी, रैंको,
कागी एंड सो ऑन, वॉल्यूम फुटप्रिंट, वॉल्यूम कैंडल्स, ठीक है। तो कई सारी ऐसी वो हैं जो यहाँ पर बोली जाती हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट होता है। अब इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे आप ये कह दो कि ये मानो रशियन है, ये हिंदी है, ये सब कुछ है। तो इन सब में एक ऐसी भाषा है जो सब में यूज होती है। चाहे मैं आपको यहाँ पर किसी भी गोल्ड को दिखाऊं, या फिर मैं किसी भी OTC मार्केट या किसी भी शेयर को दिखाऊं, किसी भी बाइनरी ऑप्शन को दिखाऊं, घूम फिर के आप आओगे इस लैंग्वेज के पास। एंड दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ अर। इसको मुझे आपको अलग कलर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये ही सब कुछ है। दिस इज एवरीथिंग। ये जो आप देख रहे हो ये ही है जो आपको हर चीज बताएगी, दिस लैंग्वेज। तो अब आप समझो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। लाइक ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस टाइप, दिस चार्ट टाइप जिसे आप बोलते हो, इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है और इसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ अल्फाबेट्स आते हैं, जैसे ABCDEF। अब मैं देखो इस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स आते हैं। अब हमारे कैंडल्स के अंदर अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम लोग अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स हैमर, हैमर is an alphabet. A single candle is an alphabet. Hanging man, and so on. जितनी भी कैंडल्स हैं, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, मारू बाजू, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, टोनबो, डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजीज, एनीथिंग एल्स। ये जितने भी हैं ये आपके अल्फाबेट्स हैं। और इन सब में से ए का नाम दिया गया है हैमर को। मैं इसको ए बुलाता हूं, आप बी हैंगिंग मैन को बुला सकते हो लाइक दिस, इसलिए मैंने इनको सीरीज वाइज लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं, इनसे मिलके बनते हैं, इन अल्फाबेट्स से बेसिकली मिलके क्या बनते हैं, लेटर्स बनते हैं। ओके, इन अल्फाबेट से मिलकर आपके लेटर्स बनते हैं, लाइक इज, एम, आर, ठीक है, द, देम, दे, ये सारे लेटर्स बनते हैं इंग्लिश के। हमारी लैंग्वेज में इन लेटर्स को बोला जाता है 2 CPs, 3 CPs, 4 CPs, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, 4 कैंडलस्टिक पैटर्न। 2 CP लाइक आप कह सकते हो जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार 3 CP में आता है। तो ये मैं थोड़ी इनको एनगल्फिंग लिख देता हूं, इनके आगे एनगल्फिंग लिख देता हूं, मतलब 3 CP यानी कि आपके पास मॉर्निंग स्टार। अभी धीरे धीरे करके आप बस इनके नाम ऐसे ही रखो जिनको पता नहीं है। इवनिंग स्टार, रेनिंग स्टार जो मेरा बनाया हुआ है, 4 CP लाइक ट्री, 4 CP लाइक वी, और भी बहुत सारे पैटर्न्स। तो ये सारे आपके स्टार हैं। सो दीज आर द लेटर्स। अब लेटर्स तो पता लग गए, इनमें सबसे ज्यादा आने वाला जो लेटर है वो आपको मिलेगा बुलिश और बियरिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग हमारे लिए सबसे मेन है, जो मार्केट को अपसाइड करता है, और बेरिश एनगल्फिंग जो मार्केट को बेसिकली आपके डाउन साइड करती है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा ये किस तरीके से फॉर्म होगा, A to Z हर कैंडल्स की डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, इस तरीके से काम करती है। अब इन लेटर्स से मिलकर
अब इन लेटर्स से मिलकर बेसिकली आपके सेंटेंसेस बनते हैं। देखो, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये मेरी अपनी रिसर्च है। मैं इस तरीके से मार्केट को मैंने डिज़ाइन करा है, मैं इस तरीके से समझता हूँ, इसलिए अच्छे से इसको सुनना। उसके बाद हमारे सामने बनता है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि आसान भाषा में CCPs। अभी चलो मैं और सिंपल कर देता हूं, चार्ट पैटर्न्स। ओके, चार्ट पैटर्न्स लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ओके, चार्ट पैटर्न लाइक हेड एंड शोल्डर, chart pattern like pennant, and so on, parallel channel, etc. Awesome. So these are the chart patterns. इनको समझना पड़ता है। ये है गाइस हमारी फाइनेंशियल मार्केट की एक छोटी सी दुनिया। अब इन सब से मिलके हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक, अपना पैसा बनाते हैं, एक दूसरे का पैसा बनाते हैं, या फिर तीसरा हम सिखाते हैं, जो कि मैं आपको बताऊं। तो इन सब में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही रेयर हैं। फाइनेंशियल मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो एक पार्ट यहाँ से निकलता है आपका फाइनेंशियल मार्केट की एक और दुनिया है, जैसे उस कॉन्टिनेंट को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। वैसे तो कोई कंटेंट बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए भी आप समझो। तो इन अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज पहले मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या, और आप सीखने के लिए हर दुनिया में बस एक ही नाम सुनते हो, जो मेरी लिस्ट में सबसे नीचे है, सबसे लास्ट है, ट्रेडर। फिनफ्लुएंसर, फाइनेंशियल फिनफ्लुएंसर, जिसे हम लोग फिनफ्लुएंसर बोलते हैं, ठीक है। 99% फ्रॉड होते हैं इनमें। नेक्स्ट, एनालिस्ट लाइक मी। नेक्स्ट, ब्रोकर्स। नेक्स्ट, consultancy firms, and next, crime investigation. So these are some things जिनमें सबसे आखिरी स्टेट में आता है ये। इट्स जस्ट लाइक ए मेडिकल स्टोर, कि अगर मेरी BA, B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा की डिग्री करने के बाद मैं अगर किसी भी बड़ी दवाई की कंपनी में एज ए रिसर्चर नहीं लग पाया, दवाई बनाने के लिए साइंटिस्ट नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने मेहनत तो उतनी करी नहीं, तो मैं कैसे बन जाऊंगा? कंपनी लेने की नहीं है मेरे को, चाहे मेरे पे डिग्री कोई सी भी हो। तो घूम फिर के मैं क्या करूंगा, अपनी डिग्री का इस्तेमाल कैसे करूंगा? मेडिकल स्टोर खोल कर। तो ये मेडिकल स्टोर होता है सबसे लास्ट में। कुछ नहीं आया तो ट्रेडर बन जाओ, जो इन सब अपॉर्चुनिटीज के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है, ये सबसे खतरनाक है, डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि इसमें जो फिनफ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब ट्रेडर्स हैं, जो ये सब हैं, ये वो हैं जो
क्योंकि देखो पहले आप ट्रेडर को समझो क्या होते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ट्रेडर बेसिकली अपना पैसा लगाता है, ठीक है, क्या करता है वो, अपना पैसा लगाता है, ट्रेड करता है अपने पैसे से, और उसी के अंदर वो प्रॉफिट लॉस बना के अपने पास लाता है, जिसे आप लोग PNL कहते हैं। अपनी पैसा लगा के वो ट्रेडर वापस लाता है। फिनफ्लुएंसर क्या करता है, ये ट्रेड लगवाता है, सिखाता है, भटकाता है, और फिर ये ट्रेडर के पैसे से ट्रेड लगा के उसको PNL देता है, बदले में एक कमीशन लेता है। कमीशन हो सकता है वो बेसिकली आपका ब्रोकर दे देता है, या फिर आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं इसके। तो फिनफ्लुएंसर का जो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो इनकम सोर्स होती है वो इस तरीके से निकल के आती है, कमीशन के जरिए आती है। और वो तभी आती है जब वो ट्रेड करवाता है। ट्रेड मतलब जब वो लाइव ट्रेडिंग करवाता है तभी उसके पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है, क्योंकि लोग ट्रेड चलते हैं उससे बहुत ज़्यादा कमीशन आता है। अब यकीन नहीं करोगे, $1000s आ जाते हैं अगर स्ट्रीम पर 2-3 हज़ार व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट लीगल। ये लीगल नहीं है, ये लीगल चीज़ें हैं। तो आज नहीं तो कल वो बंदे फंसते हैं, फिर देश छोड़ के भागते हैं। बहुत हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत लोग हैं, आपको पता भी नहीं है कि वाई द पीपल आर लिविंग इन दुबई और लाइक एनी अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया, बिकॉज यहाँ रह के नहीं कर पाएंगे, उन्हें भी पता है। एंड इसके बाद हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की, जिसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे लिखा, लेकिन ये लास्ट में। उसके बाद आते हैं आपके पास में एनालिस्ट। इनसे पंगा नहीं लेना कभी भी, बिकॉज ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का यूज करके मार्केट को सॉल्व नहीं करते। दे आर द रिसर्चर, दे आर द साइंटिस्ट ऑफ द मार्केट, दे मेक द मार्केट, दे मेक द ट्रेंड, दे मेक एवरीथिंग। ये रिसर्चर्स होते हैं, इनको अपने रिसर्च से मतलब होती है, आप इनको रिसर्चर कह सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मार्केट को एनालाइज करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं, और अपने एनालिसिस को एज ए प्रोडक्ट, अपने एनालिसिस को एज ए प्रोडक्ट सेल करते हैं। लाइसेंस्ड हो, अगर ये किसी कंपनी को सेल करते हैं, अगर ये किसी कंपनी को या किसी अननोन पर्सन को सेल करते हैं, तो दे नीड ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट का इन्हें एक लाइसेंस चाहिए होता है, जिसके बाद ही अपना जो एनालिसिस है बेसिकली जो प्रोडक्ट की तरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी अननोन पर्सन का, जिसे हम क्लाइंट या कस्टमर कहते हैं, उसके लिए चाहिए होता है। बाकी अगर ये क्लाइंट इनका अपना फॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मल मतलब अपना कोई फैमिली है या फिर अपना कोई रिश्तेदार है, स्ट्रेंजर नहीं है, तो उसमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एज ए उनको रिसर्च करके अपने एज ए उनको बेच रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली मेरा जो वर्क है वो बेसिकली इस साइड ही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी एनालिस्ट का और भी काम होता है, अभी आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव ब्रोकर्स। एक ट्रेडर कभी भी ट्रेड करने वाले ब्रोकर से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता, ठीक है। इस दुनिया में ट्रेडिंग की, इस इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं ट्रेडर से ज़्यादा कमाते हैं हर साल, ठीक है। तो उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, दे जस्ट ऑपरेट ब्रोकर। यहाँ पर ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर के अंडर ट्रेड लगती हैं, ठीक है। ब्रोकर के अंडर क्या लगती है, ट्रेड्स लगती हैं। एक ट्रेडर ट्रेड्स लगाता है ब्रोकर के अंदर, ठीक है। मैं ट्रेडर को ऐसा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। वो अपनी कैपिटल का यूज करता है, वो ब्रोकर में अकाउंट लगा के, ठीक है, अपनी कैपिटल यूज करता है। ब्रोकर क्या करता है, पहले ही या बाद में कमीशन कट कर लेता है, जिसे हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं। प्री ट्रेड लगाने से पहले फिक्स होता है, वो ट्रेड लगते ही वो बाद में कट जाता है। यहाँ से ब्रोकर अपना फिक्स रखता है, जो कि उसकी वैल्यू के हिसाब से होता है, जितना वो लगा रहा है, जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसके कुछ परसेंट का वो हिस्सा होता है। ब्रोकर इस तरीके से पैसा कमाता है। अब ट्रेडर का प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको इसका कमीशन मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रहता है।
दिस इज कॉल्ड द सेकंड पॉइंट। ये मेरी नज़र में सेकंड लार्जेस्ट इनकम सोर्स है फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया, जिस लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। यू नीड ए वेरी 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 हाई लेवल ऑफ कनेक्शंस विद द ऑफिशियल्स, हाई लेवल ऑफ लाइसेंसेस। इंडिया में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस हैं। इंडिया गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि कुछ काम करे, पैसे वैसे बनाए लोग, वो चाहते ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा काम करें। इसीलिए कुछ ही ब्रोकर हैं जिनकी मोनोपोली चलती है, जिनका अपना काम चलता है, वही करते हैं और बहुत मोटा अमाउंट में सरकार को पैसा देना पड़ता है, इसके बाद जाके ही वो टिक रहे। तो ये आसान नहीं है इतना। सेकंड है हमारे पास सबसे बेस्ट, द फर्म्स, जिसे हम लोग कंसल्टेंसी फर्म कहते हैं। कंसल्टेंसी फर्म बेसिकली क्या करती है, ये जो ट्रेड नहीं कर पाते, जिन्हें ट्रेडिंग आती नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा होता है, उन्हें कांटेक्ट करके या फिर लोग कभी कभी इनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनसे अपने पैसे को ग्रो करवाते हैं। ये ग्रोथ होते हैं, डेवलपर की तरह काम करते हैं। ये कंसल्टेंसी फर्म क्या करती है, ये इसका एक अलग ही दुनिया है इसकी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको इनका क्या होता है। कंसल्टेंसी फर्म क्या करती है, रीच करती है कस्टमर्स को जिनके पास बेसिकली पैसा होता है। ठीक है, तो कुछ कस्टमर्स होते हैं ना, आप हाई टिकट क्लाइंट बोलते हैं, हमारे तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे भाई, हम तो जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं उनको रीच करती है। ठीक है, रीच करने के बाद इनको जब ये क्लाइंट सक्सेसफुली मान जाता है तो इनका जो अमाउंट होता है, इनका अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है एक ब्रोकर के पास, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। एक ब्रोकर के अंदर इनका अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर बाद में ये क्या करते हैं, ये फिर बाद में ब्रोकर के बाद एक एनालिस्ट की हेल्प लेते हैं चार्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चार्ट को सॉल्व करने के लिए एनालिस्ट की हेल्प लेते हैं और फिर बाद में जब इन एनालिसिस ऐसे प्रोडक्ट मिल जाता है, ये एनालिस्ट को अपना पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, एनालिस्ट को अपना पेमेंट मिल जाता है, एनालिस्ट यहाँ से चला जाता है अपना एनालिसिस देने के बाद, और फिर कंसल्टेंसी फर्म ब्रोकर में ट्रेड लगा के उन्हें प्रॉफिट वगैरह दोबारा से क्लाइंट्स को देती रहती है और उसी पैसे से नेक्स्ट वो अपना कमीशन भी निकालती है, जैसे 5%, 10% है, 20% है, जैसे भी होता है उनका अपना हिस्सा होता है। इस तरीके से पूरा का पूरा हिस्सा। तो इस कंसल्टेंसी फर्म कनेक्शन की तरह काम करती है और ये बेस्ट होती है। ये इसका एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं बाहर की दुनिया में हेज फंड। हेज फंड भी इसी तरीके से काम करता है, ये स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। और भी आते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्रॉप फर्म। अभी मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, हर एक चीज आपको बताऊंगा किस तरीके से काम करती है। ये कंसल्टेंसी फर्म आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये जो हमारे सामने हेज फंड और प्रॉप फर्म है, इनकी क्या दुनिया है, इनको हम लोग आगे एलेबोरेट करते हैं कि कंसल्टेंसी फर्म के अंदर ये दोनों किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेज फंड के बारे में। हेज फंड्स बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल्स होते हैं क्योंकि इनके पास दुनिया की बेस्ट एनालिस्ट होते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट होते हैं, बहुत एक्यूरेट काम करते हैं, इसीलिए इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा आता है। और हेज फंड्स ऐसे किसी के भी पैसे मैनेज नहीं करते। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ एग्जांपल के लिए, ब्लैक रॉक आप जानते होंगे, ब्लैक रॉक हेज फंड की है एक तरह का, जो दुनिया के मैक्सिमम कंपनीज का जो शेयर्स होते हैं उनको, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहती कि उनके शेयर्स को वो खुद हैंडल करें क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं किसी और फंड मैनेजमेंट को दे देते हैं, जिससे उनके रिस्क एक्सपोजर भी कम हो जाता है, उन्हें मैनेजमेंट भी मिल जाता है, साथ ही साथ उन्हें स्ट्रेटजीज भी मिलती हैं जो खुद ही हेज फंड इम्प्लीमेंट करके उन्हें बेस्ट प्रॉफिट पर ईयर का, पर क्वार्टर का, पर 5 ईयर्स का निकाल के देता है। तो इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं हेज फंड्स में लेते हैं। लेकिन हेज फंड्स के बाद इतनी पावर नहीं है कि वो बिना किसी कंपनी की परमिशन के उनके शेयर्स का पैसा किसी और शेयर्स में लगा दे। वो उन्हीं के शेयर्स को यूज़ कर सकता है, उन्हीं के शेयर्स को है वो कर सकता है, प्लेज कर सकता है, लेकिन वो पैसा अलग से नहीं लगा सकता, वो अपना ही पैसा लगाएगा जो उसे कमीशन मिलेगा। तो इसलिए जस्ट लाइक ब्लैक रॉक है, ये सब है, ये बेसिकली मैनेजमेंट्स होते हैं, इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये मार्केट को हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जस्ट लाइक नॉर्मल सबके पास होता है वैसा, क्योंकि ये किसी भी कंपनी के शेयर को
लिक्विडेट करके उसका पैसा किसी और जगह पे नहीं लगा सकते। उन्हें वो रखना पड़ेगा, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। उनका काम सिर्फ मैनेज करना होता है, उनको स्ट्रेटेजीज के हिसाब से ग्रो करना होता है कि कैसे कैसे फंडिंग्स लेनी चाहिए कंपनी को, कैसे कैसे चीज़ें बढ़ानी चाहिए, क्या प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, ग्रोथ कैसे करनी है ओवरऑल। तो वो हेज फंड काम करती है। हिस्ट्री कहती है, हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि जो कंपनीज हेज फंड्स के साथ अपने शेयर्स को मैनेज करवाती हैं वो कभी भी बैंकरप्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हेज फंड की दुनिया है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर हेज फंड $10 मिलियन लेते हैं एज ए लिक्विड फंड्स में, और इसके बाद इसको अपने मन चाहे एसेट्स में जो है कस्टमर्स के, ठीक है, एक पार्ट होता है जो सिर्फ क्लाइंट्स के लिए होता है, ये क्लाइंट बेस्ड सिस्टम होता है, ठीक है, जिसे हम लोग CBS बोलते हैं, क्लाइंट बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर क्लाइंट्स का लिक्विड फंड यूज़ किया जाता है और फिर बाद में उस पैसे को ग्रो करके वो निकाल के देते हैं। जैसे अभी तक की सबसे ज़्यादा जो हेज फंड्स में परसेंटेज निकलती है पर ईयर की, वो 60% से ज़्यादा नहीं निकला है आज तक। मैं नाम नहीं लूँगा, जस्ट आप समझिए कि ये है, ठीक है। आप गूगल पर डालेंगे तो आपको नाम वाम वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आता है इनका दूसरा पार्ट होता है हेज फंड का, वो होता है शेयर्स मैनेजमेंट का, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। शेयर्स मैनेजमेंट में बेसिकली ये इनकी कुछ लिमिट होती है, जैसे कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से कहते हैं कि हर कंपनी के मिनिमम आप कह सकते हो कि 90% जो शेयर हैं वो बेसिकली आप कह सकते हो पब्लिक होते हैं, और बाकी के जो 10% होते हैं वो हमेशा जो है उनमें से कुछ अमाउंट जो है ये हेज फंड्स मैनेज करते हैं ज़्यादातर कंपनीज में। इसलिए इनके पास सबसे ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनके पास एसेट्स फंड्स एसेट अंडर मैनेजमेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग AUM बोलते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर यूज होती है। ये जो हेज फंड्स की कहानी होगी, देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ये नॉर्मल पीपल के लिए नहीं है, ये कभी भी आपको रीच नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आता है प्रॉप फर्म। इसके अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस भी आता है। अगर मैं MX की बात करूं, वाई द MX गिव द, जस्ट लाइक उनके सबसे महंगे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, सेंचुरियन है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ठीक है, बिजनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर बेनिफिट्स वगैरह ही मिलते हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत लिंकेज है जो कि बैंकिंग सिस्टम में है। वो मैं देखो यहाँ खुल के नहीं बता सकता, सॉरी, वो इसके अंदर है, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल टॉपिक है कि ये बैंकिंग का क्या सिस्टम है, किस तरीके से ये यूज़ होता है, वो आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आप इसमें समझिए, देखो मेरे पास कोई बुक नहीं है, ये मैं अपने माइंड से आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खोला हो, ठीक है। बुक होती तो फिर हो सकता था ये और बड़ा हो जाए चार्ट, बट मुझे ज़रूरत नहीं है बुक की, बिकॉज मेरे पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकता हूँ तुम्हें बिना किसी किताब के। उसके बाद आपके सामने जो ये प्रॉप फर्म है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे हमारे पास ये यूज़ होती है, प्रॉप फर्म का क्या मतलब है। प्रॉप फर्म उन लोगों को मौका देता है जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, उन लोगों को मौका देता है जो अपना पैसा हेज फंड की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हेज फंड वाले पैसा लेते नहीं हैं इतने अमाउंट से नीचे। तो 10 मिलियन से नीचे जो अमाउंट होता है वो बेसिकली प्रॉप फर्म इन्वेस्टर से लेते हैं, ठीक है। लेस देन $10 मिलियन जो हेज फंड्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं ले पाते हैं, तो प्रॉप फर्म लेते हैं। ये इन्वेस्टर प्रोग्राम होता है, या इन्वेस्टर्स से लिए जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, प्रॉप फर्म को दूंगा, ये पैसा आगे $10 मिलियन एक चैलेंज के ज़रिए बाकी के नॉर्मल जनता को दिया जाता है। चैलेंज के ज़रिए, चैलेंज एक फ़ीस रिलेटेड होता है, इसके अंदर फ़ीस रखी जाती है, उस फीस को पे करने के बाद एक डेमो अकाउंट दिया जाता है जिसमें एक नॉर्मल सा ट्रेडर ट्रेड करके उस चैलेंज को पास करके वो अमाउंट ले सकता है, और ये अमाउंट इन्हीं लोगों का होता है। और ये इसमें से जो भी ट्रेड करता है, जो भी ट्रेडर ट्रेड करता है, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं फंडेड प्रोग्राम, फंडेड फर्म इनको बोला जाता है। ये फंड करती है, चैलेंज से ट्रेडर फंड हो जाता है। अगर वो चैलेंज को सक्सेसफुली पास कर लेता है तो वो फंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर मैंने $100K का जो है मैंने अकाउंट लिया है, जो कि मुझे करीब पड़ा है, आप कह सकते हो $900 में। मैंने $900 लगा के $100K का अमाउंट लिया है और मैंने इसको पास कर लिया, तो मेरे पास जो अमाउंट है अब मेरा इतना हो जाएगा। अब जब भी मैं इसमें प्रॉफिट करूँगा तो प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा होगा उसमें से हो सकता है 80% मुझे मिले, और बाकी का जो 20% है वो प्रॉप फर्म के पास चला जाता है। अब इस 20% में से जितने परसेंटेज इन्वेस्टर के साथ सेट किए जाते हैं, वो पैसा प्रॉप फर्म वापस इन्वेस्टर को एज ए प्रॉफिट
इंटरेस्ट के नाम पर वापस दे देती है। ऐसे इन्वेस्टर का पैसा बनता है, ऐसे प्रॉप फर्म का पैसा बनता है। जस्ट लाइक इनको 5% मिलता है, इनको 5% मिलता है, तो इसका हर बार 5% इसको इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे प्रॉफिट बनता रहता है। हो सकता है और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से प्रॉप फर्म हेल्प करती है नॉर्मल ट्रेडर्स की, ताकि उनके छोटे अमाउंट को वो बड़े अमाउंट से ट्रेड कर पाए। ठीक है, लेकिन इसका चैलेंज पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे तो देखो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ आपको प्रॉप फर्म रिकमेंड कर सकता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं। कभी फ्यूचर में अगर मैं आपको प्रॉप फर्म से रिलेटेड बताऊँ, क्योंकि मेरा फील्ड ट्रेडिंग नहीं है, तो मैं फाइनेंस से ज़्यादा आपको बता नहीं सकता। बट यू कैन सी $900 से देखो 100K का अकाउंट मिल गया। ये एवरेज नंबर है, करीब करीब इतना ही होता है। तो ये सारी दुनिया हमारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। अब डिपेंड करता है हम अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी यूज़ कर रहे हैं। फिर बाद में हमें यहाँ पर पता लगेगा कि जिस अपॉर्चुनिटीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा है, वो अपॉर्चुनिटीज़ शुरुआती टाइम में बहुत समय लेती है, लेकिन बाद में लाइफ बहुत स्मूथ कर देती है। जैसे मैं एक ब्रोकर को बनाता हूँ, तो मुझे पता नहीं किस किस जगह पे चक्कर काटने पड़ेंगे, किस किस संस्थाओं में घूमना पड़ेगा, किस किस गवर्नमेंट ऑफिसेज में घूमना पड़ेगा, हर कंट्रीज़ में जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा जिस कंट्री में मैं जाना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में हो सकती है, लेकिन बाद में अगर वो ब्रोकर एकदम से बूम कर गया, मैंने उसे अच्छा बनाया, उसका कमीशन अच्छा करा, तो यू कैन सी कि फिर तो वो $1 बिलियन का बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस बनता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको बनाना, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है इसके लिए। तो उसके बाद कंसल्टेंसी फर्म्स है, ये भी उसी तरीके से। तो ये जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनमें काम भी बड़े बड़े शुरुआत में करने पड़ते हैं, लेकिन बाद में इनमें पैसा बहुत ही बड़े अमाउंट पे बनता है। ओके, तो मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि ट्रेडर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। सो जस्ट गो फ्रॉम द एनालिस्ट साइड, जस्ट लाइक मैं एनालिस्ट हूँ, आप एनालिस्ट की साइड से जा सकते हैं और कोशिश करो इन जैसे की तरह बनने की। ठीक है, पैसा इनमें ही है सबसे ज़्यादा, इनमें कुछ नहीं है। ये 5-10 लाख दिन का प्रॉफिट आपको दिखा रहे हैं, इट्स जस्ट नथिंग फ्रॉम देम। यहाँ मिनटों में इतना कमीशन बनता है ब्रोकर्स का, कंसल्टेंसी फर्म का, और एक कंसल्टेंसी फर्म चलाना इतना आसान भी नहीं होता। मेहनत चाहिए हर चीज़ में, बट यू नो नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए, ताकि मैं उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकूँ। AUM सबसे इंपॉर्टेंट है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि ये लोग करते हैं। लाइसेंस चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, वो चाहिए। ठीक है, कनेक्शन अगर क्रिएट कर दिए जाए तो प्रॉप फर्म जैसी भी चीज़ें जो है ग्रो कर जाती हैं। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा है, ट्रेडर अपना पैसा नहीं लगा रहा ज़्यादा, वो अपने छोटा पैसा लेके बड़ा अमाउंट यहाँ पर गैदर करने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से। अब समस्या ये है कि हेज फंड है, प्रॉप फर्म है, ब्रोकर है, कंसल्टेंसी फर्म है, फिनफ्लुएंसर है, इन सब ने अगर किसी ने भी घपलेबाजी करने की कोशिश करी, तब आता है हमारा सबसे लास्ट ओपिनियन, जिसे हम लोग बोलते हैं द रेड जोन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। आप क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं अगर आपको क्राइम की दुनिया से, फाइनेंशियल क्राइम जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइम जिसे हम लोग स्कैम बोला जाता है। फाइनेंस की दुनिया में जो चोरी होती है उसे स्कैम बोला जाता है। तो आप स्कैम पकड़ने वाले एक इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हैं। ठीक है, देखो मैं ये सब चीज़ें इसलिए आराम से बता रहा हूँ क्योंकि भाई मैं तो कोई स्कैम करता नहीं हूँ, आई एम जस्ट एजुकेटिंग। मैं कोई लाइव ट्रेड नहीं देता, मैं कोई लाइव सिग्नल नहीं देता, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये चीज़ें आपको वो नहीं बताएंगे जो खुद गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे पास पैसा इसी तरीके से सबसे ज़्यादा है, तो वो तो नहीं बताएंगे आपको। बट आई विल टेल यू दिस इज ऑल्सो ए बेस्ट वे। यहाँ आपको वैल्यू बहुत मिलेगी, पैसा कह सकता हूँ थोड़ा सा कम हो, लेकिन वैल्यू बहुत मिलती है। और फिर गवर्नमेंट बॉडी है, तो भाई आजकल तो गमलों में से नोट निकल रहे हैं, तो क्या बोलें अब। सो दिस इज योर फाइनेंशियल मार्केट्स जंगल, जिनमें से मैंने आपको इसके बारे में बताया। बैंकिंग, हाउसिंग और ऑयल मार्केट के बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो हमारे आपके MMC के अंदर नहीं आते हैं। गॉट इट। तो ये था गाइस आपका आज का फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे की बात करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग कल से कि CCPs कैसे होते हैं और भी सारे फेजेस के बारे में।